ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? माँ बेटे का रिश्ता है और चाहे इसमें जितनी भी खटास आ जाए, माँ और बेटे को आप अलग नहीं कर सकते। तो लीजिए, एक बार फिर हुआ माँ बेटे का मिलन और जाहिर सी बात है जो ढेर सारे इमोशंस थे वो उमड़ उमड़ कर सामने आए। भारी पड़ा है, अब अपनी इस माँ से और कितना भार उठवाएगा अरमान। एक बेटे की माँ की आंखों में फक्र रहता है, लेकिन 7 साल से तुम्हारी आंखों में आंसू रहे हैं और उसकी देन ये तुम्हारा बेटा है। जाओ, अरमान को माँ से मिलने दीजिए दादी साहब। क्यों? माँ का आशीर्वाद भगवान के वरदान से कम नहीं होता लड़का, पर वरदान विश्वासघाती को नहीं मिल सकता। एक माँ की ममता के आगे तो भगवान भी झुकता है। यहाँ तो सिर्फ दादी सा है जो विद्या को अरमान से मिलने के लिए रोक रही हैं। नहीं पता था। क्या नहीं पता था? कि तुम्हारे जाने से तुम्हारी माँ टूट जाएगी, तुम्हारी पत्नी बिना पति और बच्चे के हंसना भूल जाएगी। मगर 7 साल बाद जब एक माँ के सामने उसका बेटा वापस आता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उस माँ को रोक नहीं सकती। 7 साल से तेरी जुदाई का एक पल मेरे लिए कितना भारी पड़ा है, अब अपनी इस माँ से और कितना भार उठवाएगा अरमान। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में फिलहाल हर कोई भावुक हो गया है। अरमान अपनी माँ विद्या से मिलने 7 साल बाद लौटा है और ये विद्या के लिए एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। विद्या, दादीसा और अभीरा तीनों के ही मन में हलचल सी हो गई है। दादीसा तो अभी भी अरमान से नाराज है और विद्या को रोक रही है कि वो अरमान से ना मिले। इतने वक्त से अरमान का उनकी जिंदगी में मौजूद ना होना दादीसा भुला नहीं पाई हैं, मगर अभीरा ही है जो चाहती है कि विद्या अरमान से जरूर मिले। तुम्हारा गुनहगार है लड़की, तुम इसकी तरफदारी कर रही हो। फिलहाल ये बस अपनी माँ का बेटा है दादी साहब, और एक माँ को अपने बच्चे से अलग होते हुए मैं तो नहीं देख सकती। फाइनली अरमान जो है वो 7 साल के बाद हमें मिलने आता है और वो इसीलिए आता है क्योंकि मैं मना कर देती हूँ। मेरी आंखें जो हैं वो कमज़ोर हो रही हैं एंड मैं मना कर देती हूँ और मुझे सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखने लग गया है। मैं गलत दवाई डाल देती हूँ आँखों में, जिसकी वजह से मुझे अस्पताल जाना पड़ता है। वहाँ पर पता चलता है कि डॉक्टर बोलती है इनका सर्जरी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं देखती हूँ कि कैसे अभीरा ही बोलती कि मिलने दो माँ को अरमान को मिलने दो माँ से। और मासा बोलती है कि क्यों ये लड़का चला गया था, ये कोई इनका बेटा नहीं है। मुझे बोलती है विद्या ये तुम्हारा थोड़ा ना बेटा है जो तुम बेटा बेटा कह रही हो, कहाँ था ये 7 साल से। जिंदगी में जब आपको किसी की जरूरत पड़ती है और वो इंसान तब मौजूद ना हो तो ये बात दिल में घर कर जाती है। विद्या की आंखें अब कमजोर हो गई हैं और उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। ऐसे में उनकी सर्जरी होना जरूरी है, मगर विद्या ने तो जिद पकड़ ली थी कि बिना अपने बेटे अरमान से मिले वो इस सर्जरी के लिए हाँ नहीं कहेंगी। अब जब अरमान वापस आया है तो अभीरा भी चाहती है कि उनका इलाज ठीक से हो जाए ताकि वो दोबारा से सब कुछ ठीक से देखने लगे। ऐसे में दादीसा की नाराजगी भी हम समझते हैं। 7 सालों से इस परिवार के साथ क्या हुआ अरमान को इसका कोई अंदाजा भी नहीं है और अब जब वो वापस लौट कर आया है तो उसे सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। फूकी को लेकर भी वो गिल्ट है उसके अंदर, बिकॉज हमें तो पता ही नहीं कि फूकी उसके साथ है, मायरा ही फूकी है, सिर्फ मासा को पता है, अभीरा और विद्या को नहीं पता। फिलहाल हर किसी के मन में एक हलचल सी है। अब देखना ये है कि क्या अरमान का यहाँ मौजूद होना चीजों को बदल सकता है। अरमान को भी इस बात का गिल्ट है कि इतने वक्त से वो अपने परिवार से दूर हैं और उनकी गैर मौजूदगी में इस परिवार ने कैसे वक्त गुजारा है। मगर देखना तो ये है कि जब अभीरा को पता चलेगा कि पूकी अरमान के साथ है तो उन्हें कैसा लगेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई अनुपमा के ऊपर ना हमेशा दुखों का पहाड़ जो है टूटा हुआ ही रहता है, सीरियल में भी ऑफ स्क्रीन भी। देख लीजिए ना क्या भीषण आग लगी सीरियल के सेट पर, बट दैट इज नॉट द स्टोरी वे टॉकिंग अबाउट। हम तो भैया सीरियल की कहानी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी बेचारी अनुपमा जिंदगी भर मुश्किलों का बोझा ढोती आ रही है। मतलब अब तो मुझे लगता है ये इम्यून हो चुकी होंगी। लगता होगा कि अरे भाई मुश्किल नहीं है, लाइफ में कुछ मिसिंग है। अब देख लीजिए पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही है क्योंकि चोरी का इल्जाम जो लगा है इन पर। मुसीबतें तो मानो अनुपमा की जिंदगी से जाने का नाम ही नहीं लेती। अनुपमा जब जब किसी का भला करने निकलती है तब तब उल्टा वो ही फंस जाती है। देखिए कैसे एक बार फिर अनुपमा के सामने एक चुनौती आ खड़ी हुई है। सीरियल अनुपमा में अनुपमा के हाथ में हथकड़ियां लग गई हैं। पुलिस उन्हें पकड़ने घर तक आ गई है और ये सब सिर्फ मनोहर जी के बेटे तरुण की वजह से हुआ है, जिसने अनुपमा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है। अपने बूढ़े असहाय बाप का घर बेचकर तरुण उन पैसों को हड़पना चाहता है, मगर ये नाइंसाफी भला अनुपमा कैसे देख सकती है। अपने गुरुजी की मदद करने वो वहाँ पहुँच जाती है, मगर एक बार फिर दूसरे का भला करके अनुपमा खुद को ही मुसीबत में डाल लेती है। सीन तो ऐसा है कि मनोहर जी के यहाँ पे जाती है तो उनका जो लड़का होता है वो उनके ऊपर गलती से गलत चोरी का इल्ज़ाम डाल देता है, झूठा मूठा, क्योंकि वो उसे मतलब वो मनोहर जी का घर बेचना चाहता है और उसको वो रोकती है, तो इसकी वजह से वो झूठा इल्ज़ाम उनके ऊपर डाल देता है। उसी वजह से पुलिस घर पे आ जाती है उन्हें पकड़ने के लिए। अपनी आंखों के सामने इस तरह अन्याय होते तो अनुपमा नहीं देख सकती और इसीलिए वो तरुण के खिलाफ आवाज उठा रही है, मगर ये समाज और इसका कानून अनुपमा की अच्छाई और उसकी साफ नीयत को समझ नहीं पा रहा। हर बार की तरह अनुपमा को ही गलत साबित किया जा रहा है, मगर इतिहास गवाह है कि बुराई पर अच्छाई की जीत जरूर होती है। हम लोग जाते हैं और अनु को छुड़वा के लाते हैं और हम साबित कर देते हैं कि अनु सही है और मनोहर जी का जो बेटा है वो गलत है। हमने फाइट किया इसके लिए। जी हमने फाइट किया। हमने एक फ़ोन लगाया तो फ़ोन लगाने के बाद हमें पता चला कि वो सही है, तो मनोहर जी का बेटा जो है तरुण वो गलत है। जो दूसरों का भला करते हैं उनका भला करने वाले भी होते हैं और अच्छाई पर ही ये दुनिया टिकी है। अनुपमा को छुड़ाने के लिए भले ही जसप्रीत और भारती को एक लड़ाई लड़नी पड़ी हो, मगर अंत में इंसाफ जरूर मिला और अनुपमा के इरादे इतने बुलंद और नेक हैं कि भगवान भी उनका अक्सर साथ देते हैं। मुंबई से एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उफ, ये लव है मुश्किल। वेल लगता है कि युग के घर वालों को यही लगता था कि युग के लिए तो ये लव है मुश्किल, क्या नामुमकिन। तभी तो जहां कैरी और युग एक साथ एक कमरे में पाए गए तो वन वुड हैव थॉट कि घर वाले हंगामा करेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट राइट, समाज क्या कहेगा। लेकिन नहीं, हंगामा जरूर किया, बट दे वर लाइक सुपर हैप्पी कि चलो थैंक गॉड युग की लाइफ में कोई तो आया।
किसी को किसी के इतने करीब लाना होता है तो ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा हिट साबित होता है। कुछ भी मत करो, बस ऐसा कुछ लिख दो जिसके चलते हीरो हीरोइन दोनों को ही नशा हो जाए और फिर आसानी से वो एक दूसरे के करीब आ जाएं। अब देखिए ना, युग और कैरी की बात करें तो दोनों का काम एक ही है। काम के सिलसिले में ये मिलते ही रहते हैं, लेकिन इस कदर मिलेंगे वो भी एक ही कमरे में, ये तो युग के भाइयों ने सोचा ही नहीं होगा। और जरा मम्मी जी को देखिए कि खुशी से उनका हाल बेहाल हो गया है। भगवान जी ने ना मैं सुन ली तो मैं ना छत के नीचे आंखें नीचे आंखें चली पता नहीं। कैरी और युग दोनों होश में आ गए। अब बीती रात इन दोनों ने शराब पी ली थी लगता है, जिसके चलते नशा इस कदर चढ़ा कि एक ही कमरे में इन्होंने एक साथ रात गुजारी। और जब सुबह हुई तो युग के भाइयों ने जब ये देखा तो हंगामा मचा दिया। दोनों के दोनों बस ये समझ लीजिए कि बेहोश ही हो गए थे। ऐसा हुआ कि युग पास आउट होके सो गए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मैं हाथ छुड़ा ही रही थी, लेकिन फिर मैं भी काइंड ऑफ बेहोश ही हो गई और मैं भी सो गई। तो बस इतना ऐसा हुआ था कि हम दोनों सो गए एक ही साथ और फिर तो बवाल यू हैव जस्ट सीन। ही वाज ड्रंक एंड आई आल्सो गॉट ड्रंक और उसकी वजह से वी बोथ पास्ड आउट। अब जो भी हो, अब युग और गौरी के लिए सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो गई। ये देखिए ना चाहते हुए भी करीब भी आ गए। हो रहे हैं। ऑफ कोर्स दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ काम भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी दोनों के बीच में रिलेटेबल हैं। जैसे दोनों अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उन सारी चीज़ों की वजह से मतलब कहीं ना कहीं हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। अवॉइड भी नहीं कर सकते उसे। मैं चाहिए मायरी के लिए, युग को मैं चाहिए फॉर मायरी, मुझे नौकरी चाहिए, घर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। तो उनकी वजह से हम हमेशा आसपास ही रहते हैं, तो फिर बीच बीच में कुछ कुछ रोमांटिक मोमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। अब युग और कैरी ऐसा तो हर दिन होगा जब हीरो दिल जला हो और उसके सामने वाली हीरोइन बार बार उससे टकराए, तो यही समझ लेना चाहिए कि लव अब मुश्किल नहीं बल्कि आसान हो गया है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपको फिल्म 10वीं याद है ना, जिस तरह अभिषेक बच्चन को जेल हो जाती है, फिर उनकी वाइफ मतलब कैरेक्टर को जेल हो जाती है, फिर उनकी वाइफ जो है शी टेक्स ओवर द रोल। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है जागृति में। केके को जेल हो गई है, अब उनकी जगह मिसेस केके एकदम डॉन बनकर शी वांट्स टू टेक ओवर द गैंग। तो बस वो पहुंच गई है पुलिस स्टेशन और दबाव बना रही है हर किसी पर कि जागृति को जो है सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जागृति की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मंजूर है। कौन से कानून के तहत आप जागृति को सस्पेंड कर रहे हैं? मेरे सीनियर्स ने ऑर्डर दिए हैं इसे सस्पेंड करने के लिए। वाह वाह, सीनियर्स के ऑर्डर पर आपका ये डिपार्टमेंट चलेगा। संविधान से ऊपर हो गए आपके सीनियर्स के ऑर्डर। आपसे तो कुछ एक्सपेक्ट किया भी नहीं जा सकता है। एक फोन लगाया ना मैंने, कॉलेज यूनियन विंग से लेकर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से इतने सारे कार्यकर्ता आ जाएंगे यहाँ पर कि इस थाने को ठंडक रखते हुए देर नहीं लगेगी। देखिए
कि आज कैसे जागृति को उसके ईमानदारी की सजा मिली है। वो जागृति जिसने कालीकांत जैसे इंसान का पर्दाफाश किया है। गांव वालों पर दिन रात वो जुल्म करता था। पूरे शहर में कालीकांत ठाकुर को उसने बेनकाब किया, लेकिन देखिए ये सब करने के लिए उसे मेडल मिलना चाहिए था, लेकिन उसे देखिए क्या मिला, अपनी ड्यूटी से उसे बर्खास्त कर दिया गया। ऑफ कोर्स बहुत बुरा लग रहा है सूरज को जागृति के लिए। उसकी कोई गलती भी नहीं है, उसे सस्पेंड किया जा रहा है। प्लस वो इतनी ऑनेस्ट है और काबिल है एंड कानून को इतना मानती है कि वो सूरज को भी कुछ ऐसा नहीं करने दे रही जो कानून के खिलाफ हो, जिससे इस भीड़ को रोका जाए। बिकॉज सूरज अगर चाहे तो वो कई सारे लोगों को बुला सकता है। सो राइट नाउ ही इज़ फीलिंग वेरी पावरलेस एंड बैड एट द सेम टाइम। जी हाँ, कालीकांत ठाकुर को अब बचाया जा रहा है। मिसेस ठाकुर अब अपने पति की जगह लेना चाहती है। देखिए कैसे कार्यकर्ताओं को लेकर थाने के बाहर वो हंगामा करवा रही है। मुझे ऑफिसरों को सस्पेंड करके आप भी हमारा संयम तो बढ़ो है, पर हम शांत नहीं होंगे जब एक हमलावर को सजा मिले। अब सूरज ने जागृति की मेहनत देखी है, इसीलिए जब जागृति के साथ ऐसा हो रहा है तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने वही किया जो उसे करना चाहिए। जागृति तो चुपचाप खड़ी थी, वो अपने सीनियर के सामने कह भी क्या सकती है। जो जागृति नहीं कह पाई उसे सूरज ने कह दिया। कालीकांत ठाकुर पे जो हमला हुआ है उसके बाद मिसेस ठाकुर अचानक से सबके सामने आती हैं कि पार्टी ने अब कालीकांत ठाकुर की जगह उन्हें रखा है, उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाने की सोच रहे हैं। एंड वो यहाँ पर आई हैं ये मांग लेकर कि सस्पेंड किया जाए जागृति को, बिकॉज उनकी निगरानी में कालीकांत ठाकुर के साथ ऐसा हुआ एंड ऑल दैट। सो उसी का हल्ला मचा हुआ है यहाँ पे। एंड सूरज एज ऑलवेज जागृति की साइड से बोल रहा है एंड वो चाहता है कि ये सस्पेंशन रुक जाए और ऐसा ना हो और कालीकांत ठाकुर की जो पावर है वो मिसेस ठाकुर को ना मिले। अब यहाँ पर अच्छाई और बुराई की लड़ाई थी। अच्छाई को जीतने में वक्त लगता है, लेकिन जब अच्छाई जीतती है ना तो सबका भला होता है। अब यहाँ पर जागृति ने कोशिश तो वही की थी, उसे थोड़ी बहुत सफलता भी मिली थी, लेकिन अब जैसा हो रहा है उसे देखकर लग रहा है कि जागृति के लिए आगे की राह बहुत ही मुश्किल भरी होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक बेचारी दुखों की मारी और कौन, हमारी मंगल लक्ष्मी की मंगल। देखिए ना, एक तो माँ बीमार है, प्लस इनको पूरे घर की जिम्मेदारी, जिस घर का वो टेक्निकली हिस्सा नहीं है लेकिन उसकी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है। और तो और घर की छत भी ढह गई। मतलब यहाँ पर तो भगवान प्रॉब्लम्स दे रहा है तो छप्पड़ फाड़ कर ही दे रहा है। की जिंदगी में नए दिन पर नई मुसीबत ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए, अपनी माँ शांति देवी को हॉस्पिटल से वापस घर लेकर आई है मंगल, और घर में आते ही घर की छत गिर गई है। बारिश के मौसम में घर में सीलन आ गई है। घर की हालत तो आप सभी देख ही रहे हैं ना। लेकिन मंगल को क्या पता था कि घर में आते ही उसके साथ ये सब हो जाएगा। तो वैसे ही मंगल हॉस्पिटल से आई है, आते ही लग गई है काम में कि नहीं मैं साफ़ करती हूँ और आप बैठिए मम्मी, मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ। वो कुछ मम्मी के लिए बना के लेकर आई है, फ्रूट्स एंड जूस लेकर आई है, और देखती है कि छत गिर रही है, तो पंखा गिर रहा है ऊपर से। तो ये सब जो है काफ़ी लोगों ने, जो लोअर मिडिल क्लास है, उन्होंने देखा है सीलन आ जाती है घर में, पंखा हिलने लगता है। तो वो चीज़ें जब हम स्क्रीन पे देखते हैं ना तो ऐसा लगता है ओ माय गॉड, आपकी कहीं ना रिलेटेबल लगती हैं चीज़ें।
अब ये सीन तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जरा पर्दे के पीछे का नजारा देखिए। इस सीन को करने के लिए कितनी मेहनत की गई है। हमने जब मंगल से बात की तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और बताया कि इस सीन को करने में उन्हें कितना मजा आया। बेशक डेली सोप है मगर रिलेटेबल बहुत ही अच्छा सीन है, खूबसूरत सीन है, जो मतलब विजुअली भी पूरी टीम इतनी मेहनत कर रही है क्योंकि वो थर्माकोल से बनाया गया ताकि किसी को हर्ट ना हो। पाउडर वगैरह यूज़ किए गए, पूरी टीम जो है वो लैडर पे चढ़ चढ़ के उसको कर रही है। सो आई लव एक्शन। तो इस तरह के सीक्वेंस मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं बिकॉज मुझे पता है कि वो आप लोगों को कितने अच्छे लगेंगे जब आप वो देखेंगे। तो बात करें अगर इस सीन की तो मंगल को लगता है कि घर की हालत ठीक नहीं है, उसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन सच बात तो ये है कि ये सब कुछ कपिल की माँ की साजिश है। अब आप सभी तो जानते ही है ना कि कपिल की माँ चाहती है कि मंगल और कपिल की शादी हो जाए। ऐसे में अगर मंगल मुसीबत में आएगी तो उसे कपिल ही तो बचाएगा ना। मंगल को तो यही सच पता है और मंगल के लिए तो मुझे लगता है यही सच रहेगा कि ये मतलब ज़िंदगी का कहीं ना कहीं किस्मत का खेला है कि है। मगर असलियत में देखें तो प्रतिमा जी ने गिराई है। पहले सौम्या ही कम नहीं थी मंगल की लाइफ में, प्रतिमा जी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। कौन बचाएगा? कपिल जी बचाएंगे और क्या। आदित्य जी को पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्योंकि कपिल जी बाहर तक गए हैं तो उनको आवाज़ आ जाएगी। ये मंगल की जो है लाइफ में कपिल जी एक कहते हैं एक फ्रेंड बन के आए हैं। आने वाले ट्रैक में होगा भी यही कि मंगल की मदद कपिल ही करेगा, जिसके बाद मंगल की माँ शांति देवी को भी लगेगा कि मंगल और कपिल को अब शादी कर लेनी चाहिए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में मंगल इस बात के लिए राजी हो जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में, लीजिए यहाँ पर तो खून भरी मांग हो गई है सवी की। ऑब्वियसली ये खून किसी और का नहीं, नील का होगा। तभी तो नील और सवी साथ में आएंगे और फिर हम इनको एज अ पेयर देख पाएंगे। करेक्ट? रोल रोलिंग एंड एक्शन। हाँ पागल आदमी, हंस ले तू जाना ही नहीं है ना, तेरे पीछे और 36 लोग हैं। सॉरी मैं कभी नहीं हंसूंगा। सॉरी। सवी और नील को यूं देखकर हमें तो लगता है कि इनका आज सीरियस सीन शूट करने का मन ही नहीं है। इस तरह देखिए तो कितना सीरियस सीन है। नील को गोली लगी है लेकिन पर्दे के पीछे देखिए इनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कितनी मस्ती कर रहे हैं नील और सवी। अब इतने सीरियस सीन में तो एक्टर्स को सीरियस रहना ही पड़ता है, लेकिन सवी और नील की तो यहाँ फुल ऑन मस्ती चल रही है। अभी क्या बचा? हाँ सर रोल से बातें करो। तो जिंदा में कॉल करता हूँ। रोल नहीं हंसी की प्रॉब्लम है। रोल रोलिंग एंड एक्शन। उधर आराम से। हाँ पागल आदमी, हंस ले तू जाना ही नहीं है ना, तेरे पीछे और 36 लोग हैं। सॉरी मैं कभी नहीं हंसूंगा। ओके अभी क्या बचा? हाँ सर देखा है ये नील
और हमारे जो डायरेक्टर सर है वो टच फूड यार, बहुत अच्छी टीम है सच्ची में, कि रोते रोते भी इतना मज़ा आता है। नील भी बहुत मतलब ही हैज़ दैट एनर्जी कि वो जब भी आते हैं ना वो रूम एकदम लाइट अप कर देते हैं, सबको हंसाते रहते हैं। और इमोशनल सीन हो, ड्रामा हो, रोमांस हो, कुछ भी हो, हम हंसते खेलते काम करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। इस सीन की अगर हम बात करें तो ये सीन बहुत इंटेंस है। नील को गोली लग गई है और उस पर अटैक किसी और ने नहीं बल्कि श्रीचंद ने किया है। दरअसल नील और सभी के सामने श्रीचंद की सच्चाई आ गई है और ऐसे में श्रीचंद ने अब नील पर वार कर दिया है। श्रीचंद, उनकी सच्चाई पता चल जाती है मुझे और नील को, और ऑब्वियसली हम सबके सामने बोलते हैं, कोई बिलीव नहीं करता है, फिर पुलिस भी आ जाती है क्योंकि हम पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुके हैं भक्ति के थ्रू। तो अब श्रीचंद के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो फिर वो सही को ले लेते हैं गन पॉइंट पे, और ऑब्वियसली बच्ची है मेरी, फिर वो छीना झपटी होती है और उसमें नील को गोली लग जाती है। देखिए तो आज नील और सवी की शादी भी हो गई है। सवी के मांग में सिंदूर तो आप देख ही रहे होंगे ना। अब ये सिंदूर देखकर हमें लगा कि हमें सवी से पूछना चाहिए कि आखिर उनकी शादी कितनी बार होगी। सबसे पहले जब मैं आई थी सीज़न में तब समृद्ध के साथ शादी हो रही थी, फिर मैं भाग गई वहाँ से, वो एक, फिर ईशान के साथ, फिर रजत के साथ शादी, वो हाँ भंवर के साथ भी होने वाली थी, फिर अब नील के साथ शादी हुई और नील के साथ भी जैसे शादी हो तुरंत उनको गोली। आने वाले ट्रैक में एक बात तो पक्की है कि नील को कुछ नहीं होगा, ये तो सभी ने हमें खुद ही बता दिया। सभी के साथ पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट गोली लगते बट नील मरेगा नहीं, मैं आपको बताती हूँ, हम मारेंगे नहीं नील को। यानी कि सभी और नील की कहानी इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई इन दिनों नागिन का ही बोलबाला है, लेकिन नागिनों की इस भीड़ में लीजिए एक बिच्छू भी हावी हो गया है हमारे हीरो हीरोइन पर। हम बात कर रहे हैं सीरियल परिणीति की, जहां आदित्य को बिच्छू ने काट लिया है, डंक मारा है, व्हाटएवर यू वांट टू से। और जाहिर सी बात है कि जब अगर हीरो मुश्किल में है तो बचाने की जिम्मेदारी तो भाई हमारी प्रीत की ही होगी ना। क्या हुआ? गॉड! क्या हुआ? पता नहीं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, चल भी रहा है। एक मिनट, इसे तो बिच्छू ने काटा है। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब भाई देखिए सीरियल परिणीति की कहानी में ये वाला ट्विस्ट तो आना ही था। निशा, प्रीत और आदित्य के लव ट्रायंगल की शुरुआत हो गई है। अब इतना दर्द नहीं होगा, बस ये जहर निकालना जरूरी है। लेकिन दर्द हो रहा है मुझे अभी भी। मैं अभी कहाँ जा रही हो? इस तरह देखिए तो तीनों ही गुफा में फंस गए हैं। अब दरअसल फंसे तो आदित्य और प्रीत थे, लेकिन निशा भी आदित्य के पीछे पीछे यहाँ आ गई। अब ये तीनों यहाँ फंस तो गए हैं, लेकिन मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आदित्य को बिच्छू ने काट लिया है। निशा को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करना क्या है, लेकिन प्रीत जानती है कि आदित्य की मदद कैसे करनी है। अब प्रीत को लगता है कि बिच्छू ने काटा है तो उसका जहर भी निकालना पड़ेगा। वैसे प्रीत के जहर निकालने का तरीका देखकर तो हम भी हैरान हो गए हैं। ये तरीका तो कोई टीवी की बहुरानी ही निकाल सकती है। तुम्हें ये बताना है कि समंदर के पानी से नमक कैसे बनता है? नहीं, अगर नमक में थोड़ा सा पानी डालो और जिस हाथ में लगा है उसके ऑपोजिट वाले कान में डाल दो तो ये जहर उतर जाएगा। तो अब कैसा लग रहा है? बिच्छू? क्या तुमने मुझे बिच्छू कहा? हाँ, अच्छा नाम है तुम्हारे लिए। वैसे भी जब भी बात करते हो तो बिच्छू की तरह ही डंक मारते हो। Hey you, प्रीत। हम बाहर निकलते रहते हैं तब उसे कुछ काट लेता है। सो वही अभी निशा स्कैर्ड कि पता नहीं आदित्य को क्या हो गया है, मतलब इतना चिल्ला रहा है। सो वो डरी हुई है, बट उसे पता नहीं है कि उसको क्या करना है, बट प्रीत को पता है कि क्या करना है। सो वही अभी हमारा चल रहा था। हम भी पहली बार सुन रहे हैं।
इवन मुझे भी टू बी वेरी ऑनेस्ट पता नहीं है कि हाउ टू ट्रीट समवन जिसे बिच्छू ने काटा हो. सो शायद यही राइट तरीका होगा, इसलिए लिखा होगा. आई डोंट नो. अब इस वक्त निशा, आदित्य और प्रीत तीनों ही मुसीबत में हैं। निशा तो आदित्य के पीछे पीछे यहाँ तक आई. अरे निशा, माना कि आप आदित्य को पसंद करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इसके चक्कर में आप अपनी जान जोखिम में डाल दे. अब यहाँ प्रीत और आदित्य को देखिए. अब उन्हें तो सोचना चाहिए ना कि यहाँ से जल्द बाहर कैसे निकले, लेकिन वो तो बस लड़ने झगड़ने में लगे हुए हैं. इसे तो सिर्फ मुझे टॉर्चर करना है. चिक 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 करना है हमेशा. चकली कहीं की. क्या कहा? चकली कहीं की, जिसे सिर्फ चिक चिक करना आता है, जिसे सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना आता है. That's it. तीनों लोग पहले तो सिर्फ 2 ही जन होते हैं, फिर मैं चाहती हूँ बिकॉज अंदर आदित्य होता है. सो ऑब्वियसली अगर अंदर आदित्य है तो निशा बाहर कैसे रह सकती है, इसलिए निशा भी आदित्य के लिए नीचे कूद जाती है. निशा को तो आदित्य के करीब ही जाना है एंड उसे नहीं चाहिए कि आदित्य के करीब कोई और भी आए. सो शी जस्ट ट्राइंग हर बेस्ट कि वो कैसे भी करके आदित्य को अपने वश में कर ले. अब हमें लगता है कि आदित्य और प्रीत के बीच ना प्यार की शुरुआत यहीं से होगी. अब आप सभी ने देखा ही होगा कि टीवी सीरियल की कहानी में हीरो और हीरोइन के बीच पहले नोक झोंक होती है और उसके बाद ही तो प्यार होता है. निशा पूरी तरह से आदित्य का साथ दे तो रही है, लेकिन हम जानते हैं कि जोड़ी तो प्रीत और आदित्य की ही बनेगी. एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. भाई सीरियल मन्नत में मन्नत इज प्लेइंग दैट टिपिकल क्लीशेड गेम. जब आपको हीरो के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करनी होती है तो आप उनके सामने खलनायिका बन जाते हैं. नॉट बिकॉज यू आर रियली द खलनायिका, बट बिकॉज आप त्याग की देवी हैं और क्योंकि किसी मजबूरी में आकर ही आपको हीरो से अपने आप को दूर करना है. शीशा टूटता है तो उसमें आवाज होती है. पर प्यार में किसी का दिल टूटता है तो उसमें आवाज नहीं होती. पर दर्द इतना ज्यादा होता है कि जैसे किसी ने दिल को 2 पहाड़ों के बीच में पीस दिया हो. आज वैसी ही कुछ हालत नजर आ रही है विक्रांत की, क्योंकि उसका दिल किसी और ने नहीं बल्कि मन्नत ने ही तोड़ा है. रिश्ता तो नहीं बना, विक्रांत का दिल लेट्स से अटक गया. यानी एक नाम पे, एक इंसान पे, एक रूप पे, एक दिल पे वो अचानक से आके कह देती है कि उसे ये रिश्ता तो छोड़ो, उसे पैसे चाहिए रुकने के लिए. तो विक्रांत इज ऑब्वियसली शैटर्ड. उससे समझ में नहीं आता है कि वो ऐसा क्यों कह रही है एंड क्या चाहिए उसे एंड क्या चल रहा है उसके दिमाग में. एंड ही इज नॉट इन हिज सेंसेस आल्सो. तो थिंग्स आर ऑब्वियसली उसे और ज़्यादा फील हो रहा है. एंड देन शी सेज कि ठीक है, आप मुझे ये कंडीशन पे मैं रुकूंगी. या प्यार की तो बात ही नहीं करती, रुकने के लिए वो इतना कह देती है. विक्रांत ने भले ही नशे की हालत में अपने दिल की बात मन्नत को बताई हो, मगर मन्नत ने विक्रांत के जज्बातों को ठोकर मार दिया है सिर्फ और सिर्फ अपनी खुदगर्जी के लिए. और क्या गलत है पैसे में? हमेशा क्या अमीरों का हक है प्यार के ऊपर पैसे को चुनना? हम जैसे लोग नहीं कर सकते, जिनकी जिंदगी हर पल एक नया संघर्ष है. जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, आपके घर में आई हूँ, मेजबानी में आई हूँ, जाने की तो बात मत करो, तो रुक जाओ. एंड रुकने के लिए वो एक ऐसी चीज मांग लेती है और वो भी ठीक रहता है विक्रांत के लिए. ओके यार, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, लाइक ऑलराइट. बट जिस तरह से वो मांगती है और जो चीज एंड में जाके कहती है ना, वो बड़ा
चुप जाता है विक्रांत को तो वो टूट जाता है। बात दरअसल ये है कि इश्क की आग तो दोनों जानिब लगी हुई है, मगर विक्रांत की तरह मन्नत की कहानी नहीं है। उसे तो अपनी श्रुति माँ को बचाने के लिए विक्रांत की नजरों में गिरना ही है, तभी तो ऐश्वर्या मन्नत की मदद करेगी। इसलिए तो आज मन्नत ने विक्रांत से कहा कि वो तभी रुकेगी इस घर में जब उसे मेजबानी में हिस्सा मिलेगा। ये सुनने के बाद विक्रांत का नशा जैसे उतर जाता है। वो मन्नत को पैसे नहीं बल्कि गुड बाय कह देता है। राइट नाउ वो बोल नहीं पा रही आई लव यू, या वो ऐसी चीजें रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रही हैं कंफर्टेबली, जो भी उसके रीजंस है। विक्रांत नोटिस नहीं करता है, बट इट इज लाइक द यूनिवर्स एंड गॉड, दे से इफ गॉड वांट्स समथिंग फॉर यू इवन इफ इट इज अंडरनीथ अ माउंटेन, वो चीज़ आपकी होके रहेगी। तो वही हो रहा है कि आउटसाइड फोर्सेस उनको पुश कर रहे हैं एक साथ, बट वो दोनों शायद इस मोमेंट में इतना टैंगल्ड अप है इतनी चीज़ों में ना कि वो देख नहीं पा रहे। मन्नत और विक्रांत में अब दूरियां तो आ गई हैं, मगर मन्नत भला विक्रांत से कैसे दूर जाएगी। भले ही ऐश्वर्या कितनी भी कोशिश कर ले, पर मन्नत को तो विक्रांत की गलियों में ही आना है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वो वाली एड तो आपने देखी होगी ना, नया घर नई गाड़ी, क्या बात है। वेल वी कैन से द सेम टू शीन दास, नया शो नया घर, क्या बात है। जी हाँ, इट इज अ लॉट ऑफ न्यू इनिंग्स फॉर शीन, क्योंकि जहां एक तरफ वो आमी डाकिनी में मुख्य किरदार में नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लाइफ में भी एक मुख्य पड़ाव पर पहुंच गई हैं। एक नया घर उन्होंने बसाया है और बहुत ही खूबसूरत है उनका ये घर। तो चलिए एक दिन उनके साथ बिताते हैं। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ शीन दास। बहुत समय के बाद SBS के साथ मैं एक स्टोरी करने वाली हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम ऑल। और चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। आइए, वेलकम टू माय होम। आजा मेरे गुड्डू, फीबी नाम है इसका। हाय फीबी, छोटा बेबी। हेलो बोलो, हेलो। Hey, कुछ बेबी। आप लोग सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे मौका मिला आप लोगों को फिर से मेरा नया घर दिखाने के लिए। मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा रूम, काफ़ी कुछ हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले तो अच्छी शुरुआत जो है भगवान जी के आशीर्वाद से कर लेते हैं। मेरे घर पे ये सारे जितने भी प्लांट्स हैं ना, ये मेरी मम्मी ने लगाए थे और अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ फेरी लाइट्स में अपने रूम में भी लगाती हूँ, सेट के रूम में, और अपने घर पे भी। आप देखना, मतलब मैंने वॉशरूम तक में फेरी लाइट्स लगाई हुई है। ये प्रोजेक्टर है, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ है फिल्में देखने का, तो और मेरे फादर इन लॉ को भी। तो यहाँ पे बैठ के शाम को प्रोजेक्टर पे कुछ ना कुछ नई मूवी, फैमिली टाइम, बॉन्डिंग टाइम, तो यहीं पे होता है। और बाकी रोहन ये सब प्ले करता है, तबला और ये प्ले बोर्ड,
कीबोर्ड, प्ले बोर्ड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? पियानो याद है मुझे तो मुझे पियानो बट कीबोर्ड बोलते हैं, तो बहुत अच्छा प्ले करता है। आधी मेमोरीज तो एबीपी की तरफ से ही है दिख रही हूँ मैं, तो ये रॉकिंग चेयर है। ये बहुत ही प्रिटी सा है, यहाँ से पता है मैं नज़र भी रखती हूँ लोगों पे, ऐसे कमरे से ऐसे देखती हूँ मैं, कौन है, अच्छा ये चल रहा है ड्राइंग रूम में। आमी डाकिनी में वो उसको जासूस बनने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने देखा ना उसके 2 प्यूपिल हैं, है ना, तो मतलब नज़र जो है वो हर तरफ है उसकी, उसको जासूस बनने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैं किचन में लेके चलती हूँ, जो मेरी फेवरेट जगह है, और चाय जो है वो बननी शुरू हो गई है। देखिए सुबह की चाय तो मुझे चाहिए ही चाहिए होती है। मेरी डाइटिशियन चाहे मुझे लाख मना कर ले कि आप चाय मत पीजिए, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए डील ब्रेकर है। पहले मैं आपको किचन दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो है बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट्स हैं। मुझे फ्रिज मैग्नेट्स कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये लंदन से मैं ही गई थी, एम्स्टर्डम में, ये सब मेरी दीदी है जो वो पूरी दुनिया घूमती है और लेकर आती है। मुझे अगर आप अभय वकील को जानते हो, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसने मुझे दिया था, तो बहुत कुछ मतलब मेरी शादी के टाइम पे गिफ्ट्स दिए थे, तो दिस इज़ वन ऑफ देम। हैप्पी लव स्माइल ऑलवेज, तो थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू अभय। इतने क्यूट कप्स मुझे गिफ्ट करने के लिए। क्रॉकरी का बहुत शौक है मुझे, जितनी मिल जाए उतनी कम। बहुत अपने आप को कंट्रोल करती हूँ मैं, जब क्रॉकरी देखती हूँ ना कहीं भी क्यूट वाली, बहुत कंट्रोल करती हूँ। ये भी मम्मी ने लगाया था। मेरी मम्मी और मनी प्लांट का कुछ बहुत गहरा रिश्ता है। अब देखिए, मतलब अब वो इंतज़ार करते करते मम्मी को हो गए 2 महीना 3 महीना घर आए हुए, तो अभी वो बेचारा उनका इंतज़ार करते करते यहाँ तक पहुँच गया है। अब मैंने मम्मी को बोला है कि इससे पहले कि ये वहाँ तक पहुँच जाए, प्लीज़ इतना इंतज़ार मत करवाना, आप घर आ जाना। और भाई ये मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन ये मंगवा के रखे हैं गर्मा गर्म समोसे। जैसे ये लो मेरे प्यारे प्यारे फैंस के लिए स्पेशली। जो मैं नया शो कर रही हूँ डाकनी, जो हॉरर शो है, उसके पीछे तो बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है, क्योंकि मुझे 2 से 3 घंटा लगता है रेडी होने के लिए। पैरों में आलता, अगर आपने देखा हो कि बंगाली लुक है, तो बंगाली लुक में ना यहाँ पे से चंदन बहुत ही खूबसूरत सा माथे पे डिज़ाइन रहता है, क्योंकि ये ब्राइडल लुक है उसका। तो बेसिकली अभी इनिशियली तो यूनिफॉर्म ही है उसकी, वो ब्राइडल लुक में हमेशा नज़र आती है। अगर आपको कभी डाकनी दिखती तो आपको ब्राइडल लुक में दिखेगी। बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं कि मतलब कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए बिंदी में। ये भी मतलब ये कमल, ये मेरा फेवरेट फ्लावर है। कमल मुझे बहुत पसंद है। तो उसके पीछे ऐसे रीज़न यही है कि वो कीचड़ में उग के भी हमेशा जो है वो अपना एसेंस नहीं भूलता, अपनी खूबसूरती नहीं भूलता। सबकी अपनी अपनी थेरेपी होती है ना। अब हर कोई तो थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो किसी को किताब पढ़ने में मज़ा आता है, किसी को दोस्तों के साथ बातचीत करने में मज़ा आता है। अब मुझे वैसे ही सफाई करने में मज़ा आता है।
तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो हम सब लोग करते ही हैं, कुछ ना कुछ, कोई योगा करता है, कोई जिम करता है, और मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने वाली हूँ कथक की। और पहले शुरू करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि प्रैक्टिस कैसे, क्या प्रैक्टिस रंग लाई है, जानने के लिए देखते रहिए मेरी प्रैक्टिस क्लास कथक की। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 23 से ये शो आने वाला है, 23 जून से शाम को 8 बजे सोनी टीवी पर, देखना मत भूलिएगा। आमी डाकिनी लुक के बारे में बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि काफ़ी बोल्ड है, बिल्कुल बोल्ड है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये इतना ज़्यादा इसमें ये बोल्ड है, मिस्टीरियस है, सिर्फ हॉरर नहीं है। ये खूबसूरत सी डांसर भी हुआ करती थी, एक बहुत पावरफुल मैजिशियन भी हुआ करती थी अपने ज़माने की, और जिससे उसने सबसे ज़्यादा प्यार किया उसी से उसको धोखा मिला है, और अब उसका जीने का एक मकसद सिर्फ यही है। मतलब वैसे तो वो मर चुकी है, लेकिन फिर भी वो एक अपने प्रेमी से यूनाइट होने के लिए अब भी उस आस में है। और सोचिए 100 साल तक उसने इंतज़ार किया है, तो कितना गहरा रहा होगा उसका प्यार। और अब आप देखिएगा, देखना ज़रूरी है। मतलब वो जब कॉस्ट्यूम पहन लेती हूँ और मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ ना, मैं ये सबको बोलती हूँ कि यार आधा काम तो यही हो गया। मतलब अगर मैं शीशे में देखकर खुद से ही डर गई तो मतलब वी आर ऑलमोस्ट देयर, आई एम देयर। वो बस अब जो है एक्शन बोलने की देर है। तो मतलब प्रिपरेशन तो बहुत रही है, तो आई एम श्योर कि आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितने कि हम। जल्दी मिलते हैं, आमी डाकिनी देखिएगा ज़रूर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।